वायरस बॉर्न डिजीज की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम अगले वायरस के बारे में बताएंगे। इसका वो कहते हैं SARS यानी सार्स, जिसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके नाम से ही मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करे, इसके इन्फेक्शन के द्वारा खास तौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया SARS यानी सार्स, जिसका मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी इसमें इस वायरल डिजीज में होता क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम खास तौर से या स्पेशली इसका इन्फेक्शन का इफेक्ट उसी में होता है, और जो दिक्कतें होती हैं वो रेस्पिरेशन से ही संबंधित होती हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि यह रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ही घातक एवं संक्रामक वायरल संक्रमण माना जाता है। यानी इस वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा शरीर में तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन अदर सिस्टम से इसका कुछ लेना देना नहीं। इसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और जो कॉम्प्लिकेशन या साइन सिम्टम्स दिखते हैं वो सब के सब रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। इसके कारण में बताया गया ये प्रॉब्लम होती क्यों हो, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता क्यों है। तो एक वायरस है जिसको हम कहते हैं SARS कोरोना वायरस। यह भी कोरोना है, मतलब राउंडेड इन शेप, गोलाकार रिंग लाइक इसकी शेप होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस क्या है? SARS यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा करने वाले काजेटिव ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सार्स कोरोना वायरस। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप पाएंगे, मानिए यह एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो उसका माध्यम क्या है? तो इसमें बताया गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग या कफिंग करता है, छींकता है या खांसता है, तो उसके नाक और मुंह से बहुत सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, और उसमें ये वायरस प्रेजेंट होता है। जब बगल में या निकट में खड़ा रहने वाला व्यक्ति जब इनहेलेशन करता है, इंस्पिरेशन करता है, तो उस माध्यम से ये वायरस दूसरे हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाते हैं और फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और श्वसन तंत्र के सिक्रीशन, ये जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर कुछ सिक्रीशंस बनते हैं, डिस्चार्जेस बनते हैं। वो जब नेजल या माउथ के द्वारा एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उनके माध्यम से यह दूसरे हेल्दी व्यक्ति में पहुंचकर उसको इन्फेक्टेड कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया 2 से 10 दिन। यानी जिस दिन ये बॉडी में एंट्री करेगा उस दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 2 दिन बीतते बीतते या अधिकतम 10 दिन बीतते बीतते इसके इन्फेक्शन के जो दुष्परिणाम होंगे, जो लक्षण होंगे, जो दिक्कतें होंगी, वो सामने आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? फ्लू की प्रॉब्लम होगी। फ्लू समझते हैं साधारण जुकाम, जिसमें नाक मुंह आंख से पानी गिरने लगता है, वो नाकों में जलन, आंखों में जलन होने लगती है, नेजल कैविटी में इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। फिर क्या दिखेगा? बुखार। वो बुखार का नेचर है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से थोड़ा एबव होगा, इससे नीचे नहीं होगा। फिर क्या दिखेगा? सोर थ्रोट। वो व्यक्ति बताएगा कि मेरे गले में लग रहा है कि घाव है, मैं कुछ खा पी रहा हूँ तो इसमें पेन की फीलिंग हो रही है, दर्द का एहसास हो रहा है, मुझे खाने पीने निगलने में दिक्कतें हो रही हैं। और क्या बताएगा? श्वास लेने में कष्ट, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी पैदा होगी और उसको सांस लेने में दिक्कतें होंगी, कष्ट होगा। और क्या मिलेगा? सर दर्द यानी हेडेक जिसको आप बोलते हो, पेशियों में दर्द मतलब मस्कुलर पेन, माइलिया जिसको आप बोलते हैं,
तो माइल्जिया की प्रॉब्लम होगी, हेडेक की प्रॉब्लम होगी, कफिंग होगी, उसको खांसी आएगी बार बार, और वो बिल्कुल आलस्य थका थका होगा, कोई काम उससे कहिए तो उसे दिक्कतें फील होती हैं, उसको लगता है कि वो कितना थका हुआ है। फिर नाक से पानी का गिरना, छोटी छोटी सांसें लेना, कभी कभी रेयर केस में डायरिया की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, बट ये कॉमन नहीं है। अगर 10 संक्रमित व्यक्ति हैं तो इक्का दुक्का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या दिखता है? चक्कर आना, लगता है कि ये सारी वस्तुएं उसके इर्द गिर्द घूम रही है। फिर जी का मितलाना, मछली आना, लगता है कि उल्टी हो जाएगी बट होती नहीं। लेकिन आगे और क्या हो सकता है? उल्टी या वमन की प्रॉब्लम उसे हो सकती है। तो ये लक्षण जब एक साथ एक व्यक्ति में मिले तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं वो SARS या सार्स से या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति है और उसके अंदर इसका इन्फेक्शन है, इसका सार्स कोरोना वायरस का। डायग्नोसिस में लक्षणों के आधार पर आप निदान करते हैं। ये सब लक्षण अगर मिलते हैं तो आपको सोचना चाहिए एक बार कि हो न हो कहीं ये सार्स का इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर दूसरा और क्लियर करने के लिए हम चेस्ट का एक्सरे करा लेते हैं, और यही दो माध्यम हैं, आधार हैं, जिनके आधार पर हमें डायग्नोसिस बनाते हैं कि अमुक व्यक्ति सार्स या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। इसके ट्रीटमेंट की बात जब आती है तो हम बता दें आपको कि इसका कोई ट्रीटमेंट विशेष नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है। बस हम लक्षणों के आधार पर या यूं कहिए कि क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर हम इसको ट्रीट करते हैं, इसका इलाज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति, उसको बुखार है तो आप एंटीपायरेटिक दवा देंगे, मतलब वह दवा जो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करे, सामान्य कर दे और बुखार से मुक्ति दिला दे। दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करेंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो दवा के साथ साथ कुछ सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन किया जाता है। आप सांसों में से काफी दिक्कत अगर फील हो रही है, सांस लेने में काफी दिक्कत है, तो आप करेंगे क्या? दवा तो उसको देंगे ही, और उसके अलावा उसको हम वेंटिलेटर का सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देंगे। फिर कंट्रोल एवं प्रिवेंशन, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आप जानते हैं या आप तक जितने भी वायरस बाउंड डिजीजेज आपको पढ़ाई गई, सब में पहला जो ट्रीटमेंट था वो था वैक्सीनेशन। बट यहाँ सार्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अभी आज तक इजाद नहीं हुई है, इसलिए वैक्सीनेशन का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन दूसरा जो हम उपाय करेंगे वो करेंगे आइसोलेशन। जब हमें डायग्नोसिस हमने बना लिया या हमें जाहिर हो गया कि यह व्यक्ति संक्रमित है, इन्फेक्टेड है सार्स से, सार्स कोरोना वायरस का संक्रमण झेल रहा है, तो उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, मतलब उसको अलग थलग कमरे में रख करके उसकी देखभाल और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि अगर वो भीड़ में रह गया, ग्रुप या समूह में रहेगा, तो बाकी अन्य हेल्दी व्यक्तियों को भी वो अपने ये डिस्चार्जेज के द्वारा संक्रमित कर सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को आप अलग कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, और कहीं अलग कमरे में रख करके, जहां पर आम लोगों का आना जाना ना हो, वहां पर रखिए और इसका इलाज करिए। छींकते या खांसते समय मुंह एवं नाक को कपड़े या टिश्यू पेपर से ढक लेना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है, जब वो स्नीजिंग करे या कफिंग करे तो उसके हाथ में हैंकी होनी चाहिए या फिर टिश्यू पेपर उसको रखना चाहिए। जब उसे स्नीजिंग की फीलिंग हो तो तुरंत माउथ पर और नाक पर उसे रख लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, ताकि उसके स्नीजिंग या कफिंग के द्वारा जो वायरस बॉडी के बाहर निकल करके आएंगे वो उसी में चिपक करके रह जाएंगे। फिर और क्या करेंगे?
संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सभी संक्रमित वस्तुओं को अच्छी तरह विसंक्रमित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसके बहुत सारे टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, या जिस बेड पर सो रहा है वो बेडशीट है, गद्दा है, या साइकिल चलाता है, छोटे छोटे गाड़ियां खेलता है, तो तमाम पेंसिल्स हैं, कापी है, किताब है, जो भी चीजें उसके टच में है या उसने जो यूज किया हुआ है, तो उनके द्वारा भी इस वायरस के फैलने का, इस बीमारी के फैलने का चांस बन जाता है। तो ऐसी संक्रमित व्यक्ति वस्तुओं को अच्छी तरह से हमें डिसइंफेक्टेंट कर लेना चाहिए। और आगे क्या करना चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति के सभी तरह के स्रावों को उचित प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए। उसके जो डिस्चार्जेज निकल रहे हैं, नेजल डिस्चार्जेज या फिर माउथ से जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, उनका डिस्पोजल अच्छी तरीके से हमें कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्ता द्वारा सुरक्षा तकनीकों का आवश्यक रूप से, जैसे ग्लव्स, टोपी, मास्क एवं गाउन का प्रयोग सख्ती से करना चाहिए। आपने सुना होगा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जब आप जानते हैं ऑलरेडी, तो ऐसी असावधानी बरत करके अपने को इन्फेक्टेड कर लेना ये कहीं की समझदारी नहीं है। आपके लिए तमाम ये उपाय बताए गए हैं। आप स्वास्थ्यकर्मी हैं तो खामखा हर हाल में आपको पेशेंट के पास जाना ही पड़ेगा, उसे टच करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आपको ग्लव्स का यूज हमेशा करना चाहिए। और ये सर पर देखते हैं आप मेडिकल के लोग, एक प्लास्टिक थैली जैसा टोपी होती है, उसका यूज करते हैं। फेस पर मास्क लगाते हैं और क्या करते हैं, गाउन माने वही अप्रिंग आपको अवश्य पहनना चाहिए। इसमें अगर आपने कोताही की तो आप भी इसके संक्रमण के दायरे में हैं और आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो सेफ्टी टेक्निक बताए गए हैं, इसका यूज करना चाहिए। फिर अगली उपाय जो बताई गई, सामान्य लोगों को इसकी गंभीरता, लक्षण, वस्तुओं को भी संक्रमित एवं उचित प्रकार से निस्तारण करने के बारे में बताकर जागरूकता पैदा करना चाहिए, जिसको आप बोलते हो हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का मतलब सामान्य लोगों को, जिनको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और वो अज्ञानता बस, ना जानकारी बस संक्रमित व्यक्ति या इन्फेक्टेड व्यक्ति के टच में रहते हैं, वो अपने को इन्फेक्टेड कर लेते हैं। ऐसा न हो, इसकी जानकारी जो हमारे स्वास्थ्यकर्ता हैं या जो भी पढ़े लिखे लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसके लक्षण के बारे में बता दीजिए। उसके द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा प्रयुक्त किए गए सामानों को कैसे डिसइंफेक्टेंट करना है, विसंक्रमित करना है, फिर उनके स्रावों को कैसे डिस्पोजल करना है। ये तमाम बातें बता करके आप एक समुदाय का भला कर सकते हैं। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव चिकित्सा से भी, इलाज से भी अच्छी उपाय है किसी स्पेसिफिक बीमारी से बचने के लिए। और खास तौर से ये वायरस बॉर्न डिजीजेज में तो प्रिवेंशन बहुत बड़ा इलाज है। तो ठीक है, अब हम वायरस बॉर्न डिजीज सार्स के बारे में जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। फिर अगले एपिसोड में हम कोई अगली वायरस बॉर्न डिजीज लेकर के आएंगे। धन्यवाद।